गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं मेरे सारे प्यारे साथी, मेरे सारे प्यारे बच्चे, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। समय के साथ सारी चीज़ें धीरे धीरे बदल रही हैं, तो हम चाहते हैं कि आप सारी चीज़ों को कंटिन्यू रखें। साइंस सेरा की जो डिजिटल क्लासेज हैं वो कंटिन्यू चल रही हैं। हम उसी में कोई नए टॉपिक को लेकर चर्चा करते हैं। अपना जो लास्ट पॉइंट था वो था गैल्वेनिक सेल। उस गैल्वेनिक सेल को हम डिस्कस कर रहे थे कि एक्चुअल में उसमें क्या क्या था। मैं एक बार वापस उस सेल को रिपीट करता हूँ ताकि आपको कोई समस्या नहीं आए। और गैल्वेनिक सेल के बारे में हमने पढ़ लिया था। हमारा अगला पॉइंट ये था आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी 30 मिनट बाद में जैसे लेक्चर ख़त्म होता है वैसे आपको पता चलना चाहिए कि मैंने इतनी देर में क्या सीखा। आज हम जिस पॉइंट पर डिस्कस करना चाह रहे हैं वो पॉइंट होगा कि गैल्वेनिक सेल में हमने एक साल्ट ब्रिज काम में लिया था। एक्चुअल में उस साल्ट ब्रिज का क्या यूज है, हम उसके बारे में बात करते हैं, देखेंगे। देखो क्या क्या पॉइंट है जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो हमने गैल्वेनिक सेल बनाया था, किस प्रकार से बनाया था मैं इधर आपके सामने बना देता हूँ। देखना थोड़ा सा छोटा बनाता हूँ ताकि बात की सारी चीज़ें भी आ जाएं आपके पास में। ये इस प्रकार से आपने दो पात्र लिए थे। इसके अंदर आपने यहाँ पर एक छड़ ली थी, ये आपने छड़ ली थी, ठीक है। आपने ये जो छड़ ली थी ये Zn की छड़ थी, और Zn की छड़ थी वो किस में कन्वर्ट हो रही थी, Zn+2 प्लस इलेक्ट्रॉन। मेरे कहने का मतलब है कि ये जिंक की छड़ थी, ये आपके पास में दूसरा पात्र था, ये आपके पास दूसरा पात्र था। इस दूसरे पात्र में जो आपने जो छड़ ली थी, ये आपने दूसरी छड़ ली थी, ये आपने छड़ ली थी कॉपर की। आपने क्या किया कि इन दोनों प्रकार की छड़ को आपने किसी भी प्रकार के बल्ब से, वोल्टमीटर से आपने जोड़ दिया। अब क्या हुआ कि आपने ये छड़ तो ली जिंक की, ये आपने छड़ ली जिंक की, जिंक की छड़ ली। अब जिंक की छड़ है वो काम कर रही है एनोड का, और एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीकरण। अब जो आपने जो छड़ ली थी यहाँ पे देखना, मैं समझाने क्या जा रहा हूँ, आप समझने के प्रयास कीजिए। पहले मैं इस सेल को एक बार वापस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, उसके बाद में आपको पता चलेगा कि हमारा पॉइंट क्या है। मैंने इसमें कहा कि इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो है 1 m जिंक सल्फेट का। इसका मतलब इसके अंदर जैसे ही वो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन अपने आयनों में डिसोसिएट हो गया, Zn+2 और SO4-2। एक आयन तो कौन से थे, Zn+2, और एक आयन कौन से थे, SO4-2। जैसे ही सेल के प्रारंभ में, जैसे ही सेल ने कार्य करना स्टार्ट किया, वैसे ही क्या हुआ, उस समय Zn+2 और SO4-2 है, उन आयनों की कंसंट्रेशन इक्वल थी। अब क्या हुआ कि ये मैं बता देता हूँ आपको पहले ही, ये जो छड़ लिया था ये कैथोड है, और कैथोड के रूप में आपने लिया कॉपर इलेक्ट्रोड को, और कॉपर इलेक्ट्रोड पे हो रहा है अपचयन, और कॉपर इलेक्ट्रोड पे अपचयन हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण। ये सारी चीज़ें हैं। अब आप देखेंगे कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ कि इसमें आपने सॉल्यूशन लिया, वो लिया, इसको मैं यहाँ तक डिप कर देता हूँ, 1 m कॉपर सल्फेट का। अब क्या होगा, अंदर सॉल्यूशन में आयन कौन से हैं, Cu+2 और SO4-2। अंदर ये आयन है, एक तो Cu+2 और एक SO4-2। यहाँ भी प्रारंभ में क्या है, इनिशियल कंडीशन में क्या है कि जितने कॉपर आयन हैं उतने ही कौन से आयन हैं, सल्फेट आयन है। यहाँ भी प्रारंभ में जितने जिंक आयन हैं उतने ही सल्फेट आयन है। आपने जैसे ही इसको वायर से जोड़ा, सेल रिएक्शन प्रारंभ हुई। एनोड पर कौन सी रिएक्शन प्रारंभ हुई, कल मैंने आपको समझाया भी था, मैं आज इसको बार बार नहीं लिखूंगा। एनोड पर हुई अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया।
इसका मतलब ये मेटल थी, ये मेटल Zn+2 आयन को छोड़कर इलेक्ट्रॉन थे वो इस छड़ के ऊपर आ गए, और इस छड़ के ऊपर इलेक्ट्रॉन आ गए तो यहाँ कौन सा चार्ज क्रिएट हो गया? नेगेटिव आयन युक्त ये छड़ हो गई पूरी की पूरी। अब ये इलेक्ट्रॉन इस वायर के थ्रू जा रहे हैं, यहां से ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, और इन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी? ये छड़ पहले से पॉजिटिव है, ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं इनको ये कॉपर एक्सेप्ट कर लेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन आए हैं ना, इन इलेक्ट्रॉनों को कॉपर एक्सेप्ट कर लेगा, और इलेक्ट्रॉनों को कॉपर एक्सेप्ट करके यहाँ पर पदार्थ जमा हो जाएगा धीरे धीरे। ये कौन सा पदार्थ जमा हो जाएगा? कॉपर मेटल है वो यहाँ पे जमा हो जाएगी। अब देखना क्या होता है धीरे धीरे कि यहाँ पर कौन सी विक्रिया होती है? ये कैथोड है, इस कैथोड पे क्या हुआ? अर्ध अपचयन अभिक्रिया, अर्ध अपचयन अभिक्रिया। अब देखो, एनोड पे अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया होने का मतलब क्या है कि ये जिंक जो सॉलिड स्टेट में था उसके बाद में आयन बन जाएंगे इसमें, ये बदल जाएगा Zn+2 में, और 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिए। ये इन आयनों को ग्रहण कर लेगा। Cu+2 जो एक्वस में है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करके थोड़ी देर बाद में इसमें इक्विलिब्रियम स्थापित हो जाएगा, इनको ग्रहण कर लेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ग्रहण हुए अपने पास में, हीट यहाँ से एनर्जी के रूप में निकली और वायर में करंट फ्लो होने लग गया। ये तो प्रवाहित हो रही है धारा, और ये प्रवाहित हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन। इतना आप समझ गए बात को? देखिए थोड़ी देर बाद में होगा क्या, यहां से आप समझना बात को, यहां से जिंक है वो इलेक्ट्रॉन यहां उसने छड़ पे छोड़ा तो छड़ ऋणावेशित हो गई। अब धीरे धीरे क्या होंगे कि ये Zn+2 आयन है ये सॉल्यूशन में आने लग जाएंगे। इसका मतलब उसके बाद में, उसके पश्चात क्या होगा? सॉल्यूशन में Zn+2 आयन बढ़ने लग जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो वायर के थ्रू कैथोड पे पहुंच रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि Zn+2 आयन तो नए आ रहे हैं, लेकिन क्या Zn+2 आयन आ रहे हैं तो क्या सल्फेट आयन भी आ रहे हैं? नहीं। तो क्या दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल रही? नहीं। इसका मतलब कि अब सॉल्यूशन में Zn+2 आयन है वो बढ़ने लग गए, और सल्फेट आयन है वो कम होने लग गए। इधर भी क्या हुआ? इधर भी क्या हो गया? उसके पश्चात इधर भी क्या हो गया अपने पास में? मैंने सेल की रिएक्शन कल बता दी थी मैंने आपको, निरूपण करने का तरीका भी मैंने आपको समझा दिया था, बस इसको एक बार के लिए मैं बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ अभी समझेंगे। इधर क्या हुआ आपके पास में कि ये कॉपर आयन है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके कॉपर मेटल के रूप में इलेक्ट्रोड पर जमा हो रहे हैं। इसका मतलब कि कॉपर आयन तो कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हैं, लेकिन सल्फेट आयन तो कहीं नहीं जा रहा। तो थोड़ी देर बाद में क्या होगा कि माध्यम है वो उदासीन नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अब कॉपर आयन है वो तो कम हो जाएंगे सॉल्यूशन में, और सल्फेट आयन है वो क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो बोलो सर, जब यहाँ सल्फेट आयन बढ़ रहे हैं, यहाँ जिंक आयन बढ़ रहे हैं, तो हमें क्या फर्क पड़ा है? हमारा सेल तो काम कर रहा है। नहीं बेटा, यदि यहाँ पे Zn+2 आयन बढ़ गए अपने पास में, तो ये Zn+2 आयन क्या करेंगे कि ये देखो, ये इस प्रकार की ये छड़ है ना, इस छड़ के ऊपर क्या है? इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है। अब ये Zn+2 आयन है ये इसको चारों ओर से घेर लेंगे, ये Zn+2 आयन है ये इसको चारों ओर से घेर लेंगे। और यदि इन आयनों ने इसको चारों ओर से घेर लिया, नेगेटिव पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस पैदा होगा अपने पास में। यदि इनने इसको घेर लिया तो ये इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू कैथोड पे नहीं जा सकते, और यदि ये इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू कैथोड पे नहीं जा सकते तो आप ये बताइए मेरे को कि सेल कार्य कर पाएगा क्या? जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं जा रहे हैं, यदि इलेक्ट्रॉन नहीं जा रहे हैं तो करंट ही फ्लो नहीं होगा, और यदि करंट फ्लो नहीं होगा तो सेल कार्य करना भी क्या कर देगा? बंद कर देगा। तो इस समस्या के समाधान के लिए कि भाई सेल है वो कार्य करता रहे, इसलिए क्या किया जाए? तो इस समस्या के समाधान के लिए यहाँ पर अपने पास में
इसमें एक साल्ट ब्रिज का उपयोग किया गया। वो साल्ट ब्रिज क्या था, यहां पर देखो इलेक्ट्रॉन यहां से, ये इस प्रकार से एक उल्टे यू आकार की नली हमने लगाई। इस प्रकार से हमने एक उल्टे यू आकार की नली इसमें लगाई, जो नीचे से रबड़ की कोक लगी हुई है, ये हमने इसके ऊपर लगाई। बोलो सर ये क्या करेगी? इसे बोलते हैं साल्ट ब्रिज। सर इसका क्या काम है? लवण सेतु। लवण सेतु, इसमें हम कोई पदार्थ डालते हैं, इसमें जैसे यहाँ किसकी कमी है? ऋणायन की कमी है ना, तो इधर ऋणायन की कमी है, इसका मतलब यहाँ तो कौन आएंगे? ऋणायन। इसमें हम भरते हैं अक्रिय पदार्थ, KCl है, KNO3 है आदि। ये ऋणायन पदार्थ है, ये इधर तो आयन में आएंगे Cl- और इधर आएंगे K+। बोलो सर आप इसमें पदार्थ नहीं भरते, इसको ही लगा देते तो जो एक्स्ट्रा आयन थे वो उसमें चले जाते, इधर से ऋणायन आ जाते, इधर से धनायन आ जाते, इधर से क्रिया कर लेते। नहीं बेटा, क्या होता अब मैं समझाता हूं। अब हम पहुंच गए साल्ट ब्रिज या लवण सेतु पर। अब मैं आपको 3 पॉइंट समझाता हूं कि साल्ट ब्रिज लवण सेतु किसे कहते हैं, लवण सेतु है वो क्या कार्य करता है, और लवण सेतु में पाए जाने वाला पदार्थ है वो अक्रिय विद्युत अपघट्य का ही प्रयोग क्यों किया जाता है। इन मैं 3 पॉइंट को आपको समझाता हूं, आप मेरे साथ साथ इन पॉइंट को समझेंगे। मैं यहां लिख रहा हूं, आप आराम से देख सकते हैं कि लवण सेतु, पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूं कि लवण सेतु क्या होता है। क्या लिखेंगे? मैं साथ के साथ बोल भी रहा हूं, किसी बच्चे को नहीं दिखाई दे तो। लवण सेतु एक उल्टे यू आकार की, उल्टे यू आकार की नली होती है, उल्टे यू आकार की नली होती है जिसमें अक्रिय विद्युत अपघट्य, अक्रिय क्रिया नहीं करेगा वो, अक्रिय विद्युत अपघट्य KCl, KNO3, NH4NO3 आदि अर्ध ठोस अवस्था के रूप में, सेमी फ्लूइड, जैसे कोलगेट जेल आता है ना, वैसे अर्ध ठोस अवस्था के रूप में, अर्ध ठोस अवस्था के रूप में भरा रहता है। ये तो हो गई डेफिनेशन कि आपको कोई पूछ ले कि सर आप ये तो बताओ कि लवण सेतु होता क्या है, तो हम क्या कह सकते हैं कि लवण सेतु एक उल्टे यू आकार की नली है और लवण सेतु के अंदर इनर्ट पदार्थ वो भरा हुआ रहता है। अब दूसरी बात आई कि आपने जो ये लवण सेतु लिया, इस लवण सेतु का कार्य क्या है। पहली बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखेंगे आप, यहां मैं लिख रहा हूं फंक्शन, क्या क्या फंक्शन करता है, कार्य। देखो साल्ट ब्रिज कहां डला हुआ है? इधर वाले सेल में जुड़ा हुआ है, इधर वाले सेल में भी जुड़ा हुआ है, ये भी अर्ध सेल है, ये भी अर्ध सेल है। अब जब दोनों अर्ध सेल को आपस में मिला दिया गया तो आपके पास में एक कंप्लीट सेल बन गया या नहीं बन गया अपने पास में। तो हम क्या कह सकते हैं कि लवण सेतु विलयन में दोनों अर्ध सेल को आपस में जोड़कर परिपथ को पूर्ण करता है। परिपथ को क्या कर रहा है? ये पूर्ण कर रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि लवण सेतु विलयन में दोनों अर्ध सेल को आपस में जोड़कर परिपथ को पूर्ण करता है। पहली बात हो गई। दूसरी बात, क्या क्या इसके फंक्शंस हो सकते हैं? आपने देखा होगा यहां पर अपने पास में सबसे इंपॉर्टेंट बात दूसरी, कि यहां धनायन बढ़ रहे थे, यहां ऋणायन बढ़ रहे थे।
तो आपने ये इनर्ट पदार्थ डाले तो इसने यहाँ तो Zn+2 को न्यूट्रलाइज किया, उदासीन किया दूसरे अपोजिट आयन को लाकर, और यहाँ इसने किसको न्यूट्रलाइज किया, सल्फेट आयन को न्यूट्रलाइज किया। इसका मतलब ये पूरे के पूरे परिपथ को वैद्युत उदासीन बनाए रखता है या नहीं रखता। तो हम क्या लिख सकते हैं कि साल्ट ब्रिज लवण सेतु परिपथ की वैद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। दो बात हो गई। तीसरी बात, ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो भी कर रहा है। किसका फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कर रहा है। तीसरी बात हम क्या लिख सकते हैं कि लवण सेतु इलेक्ट्रॉन का प्रवाह करके परिपथ को पूर्ण करता है। चौथी बात, लवण सेतु 5-4 डिफरेंस है इसके। लवण सेतु परिपथ को बनाए रखने के लिए मैं साथ के साथ बोलता जाऊंगा। लवण सेतु परिपथ को बनाए रखने के लिए, देखो आपने KCl लिया तो KCl किस में टूटा, K+ और Cl- में। तो Cl- को तो किसकी तरफ बैठ जा, एनोड की तरफ, और K+ को किसकी तरफ बैठ जा, कैथोड की तरफ। तो परिपथ को बनाए रखने के लिए एनायन का मतलब ऋणायन आ गए, ऋणायन को बोल रहा हूं आपको, बाई चांस यदि नहीं भी दिखाई दे तो ऋणायन को एनोड की तरफ व धनायन को कैथोड की तरफ अभिगमन करवाता है। ये देखो इसके 4 या 5 मुख्य कार्य हो गए। दोनों सेल को जोड़ दिया तो परिपथ कंप्लीट हो गया। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कर रहा है, एक तरफ धनायन को न्यूट्रलाइज कर रहा है, दूसरे तरफ ऋणायन को न्यूट्रलाइज कर रहा है, तो परिपथ की वैद्युत उदासीनता बनाए रखता है। एक सबसे लास्ट पॉइंट क्या है उसके बारे में आप बताएं कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि यह लवण सेतु द्रव्य संधि विभव को कम करता है। सर ये क्या बात होती है, आप कह रहे हो कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, इंग्लिश में बोलते हैं इसे लिक्विड, संधि का मतलब होता है जंक्शन और विभव का मतलब होता है पोटेंशियल, उसको कम करता है। कैसे करता है सर ये, आप ये चीज बताओ कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कम कैसे कर रहा है। अभी देखो मैं डायग्राम में ही थोड़ा सा समझाऊंगा कि लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को डिक्रीज कैसे किया जाएगा, उसका हमें कैसे पता चलेगा। आप देखें कि आप यदि इसमें से कोई भी आप इसमें इलेक्ट्रोलाइट नहीं डालते तो क्या होता क्या कि यहां से ये धनायन है ये इसकी तरफ मूवमेंट करते और ये धनायन इसकी तरफ मूवमेंट करते, तो बताओ ये धनायन आ गए सारे के सारे। इधर से यहां से कौन मूवमेंट करता, ऋणायन मूवमेंट करते, और यदि यहां ऋणायन मूवमेंट करते तो यहां कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। अब बताओ, आपने कैपेसिटर का नाम सुना होगा, संधारित्र का नाम सुना होगा। किसी प्लेट पे दो अपोजिट चार्ज लगे हों तो चार्ज के सेपरेशन के कारण यहां कौन सा है प्लस, यहां कौन सा है माइनस। तो यदि चार्ज का सेपरेशन हो रहा है तो चार्ज के सेपरेशन के कारण वहां पोटेंशियल डेवलप होगा, वहां विभव उत्पन्न होगा। तो बताओ इधर कौन सा चार्ज है,
प्लस, इधर कौन सा चार्ज है प्लस, और यहाँ कौन सा चार्ज है माइनस, और यदि इनके कारण यहाँ एक विभव उत्पन्न हुआ उसको हमने कहा ईजे, जंक्शन पोटेंशियल। एक संधि के ऊपर विभव उत्पन्न हुआ उसे कहा हमने जंक्शन पोटेंशियल। अब मान लो आप इसका टोटल पोटेंशियल निकालना चाहो इसका, तो देखो यहाँ पोटेंशियल कौन सा है, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ इधर नेगेटिव है, तो यहाँ तो ये पोटेंशियल डेवलप हो रहा है ना, ये पोटेंशियल डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा, ई टोटल तो ये पोटेंशियल डेवलप हो रहा है। अब बताओ जितना टोटल पोटेंशियल डेवलप हो रहा है यहाँ पर तो ये पोटेंशियल डेवलप हो रहा है ना, जंक्शन पोटेंशियल, ये जंक्शन पोटेंशियल डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा, तो ये टोटल पोटेंशियल में जंक्शन पोटेंशियल कुल पोटेंशियल को कम कर रहा है या बढ़ा रहा है, इसका अपोजिट साइड में पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, तो जितना भी टोटल पोटेंशियल है उसमें जंक्शन पोटेंशियल टोटल सेल के जो पोटेंशियल है उसको कम करेगा ना कि बढ़ाएगा। तो जंक्शन पोटेंशियल के कारण कुछ ना कुछ पोटेंशियल कम ही तो होगा, बढ़ेगा तो नहीं ना। और यदि इसके कारण यदि पोटेंशियल कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, तो बताओ इसलिए हम क्या करेंगे कि हमारे जो पोटेंशियल है उसमें कमी नहीं हो, इसलिए इस साल्ट ब्रिज के अंदर आपने धनायन और इसमें इनर्ट पदार्थ डाला। तो सेल के जंक्शन पोटेंशियल को डिक्रीज है, इसको डिक्रीज करने का कार्य है वो भी कौन करता है, साल्ट ब्रिज। तो यहाँ मैंने ऐसे कुछ पॉइंट बताए हैं और भी बहुत सारी चीजें इसमें कि एक्चुअल में साल्ट ब्रिज होता क्या है और हम साल्ट ब्रिज को किसके रूप में उपयोग में ले सकते हैं, आगे देखेंगे। आप इसको उतार ले एक बार के लिए, पूरे के पूरे को स्क्रीनशॉट ले ले, मैं मिटा देता हूँ, आगे लिखते हैं अपने पास में। देखें आगे, उतार लिया होगा आपने इसको, सीधा सा क्लियर हो गया आपके पास में कि ये देखो ये धनायन है, ये एनोड की छड़ है अपने पास में, ये कैथोड की छड़ है। यहाँ इसने अपने आयन्स है वो तो यहीं पे छोड़ दिए और इलेक्ट्रॉन्स वो वायर के थ्रू मूवमेंट करके कैथोड पे चले गए। उन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसलिए धनायन इन इलेक्ट्रॉन्स को लेकर पदार्थ को इलेक्ट्रोड पर निक्षेपित कर रहा है। उसके बाद में क्या होता है अपने पास में कि धीरे धीरे ये प्रक्रिया चल तो रही है लेकिन यहाँ पर धनायन है वो बढ़ जाते हैं, यहाँ ऋणायन ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये धनायन क्या करेंगे अपने पास में कि इसके चारों ओर मूवमेंट करने लग जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से फ्लो नहीं होने देंगे। और यदि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ये फ्लो नहीं होने देंगे तो क्या होगा, यदि यहाँ से इलेक्ट्रॉन को फ्लो नहीं होने देंगे तो सेल कार्य करना बंद कर देगा। और यदि सेल कार्य करना बंद कर देगा तो फिर क्या मतलब है, तो सेल की कार्य क्षमता को बनाए रखने के लिए हमने एक साल्ट ब्रिज का उपयोग किया। साल्ट यानी इसमें लवण डाला हमने, ब्रिज का मतलब दो अर्ध सेल को आपस में जोड़ रहा है ये। तो ये एक उल्टे यू आकार की ट्यूब है जिसमें हमने इनर्ट इलेक्ट्रोड डाला जो दोनों अर्ध सेल को आपस में जोड़ता है, माध्यम की विद्युत उदासीनता को बनाए रखता है। पॉइंट नंबर 2। 3 नंबर पॉइंट अपने पास में, तीसरा नंबर पॉइंट है इसमें कि एनायन है वो तो एनोड की तरफ मूवमेंट करते हैं और धनायन है वो कैथोड की तरफ मूवमेंट करते हैं। चौथा पॉइंट, ये सेल में उत्पन्न होने वाले लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को कम करता है। वो मैंने आपको बता दिया कि ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है, इसको किस प्रकार से ये कम करेगा। इस प्रकार से हम 4 प्रकार के पॉइंट के द्वारा इस साल्ट ब्रिज को या लवण सेतु को हम समझ सकते हैं। हमने इसकी डेफिनेशन लिख ली है, उतार ली होगी, और इसके हमने कार्य लिख लिए हैं, कौन कौन से कार्य हैं। अब हम बात करते हैं कि प्रश्न ये उठता है कि सर आपने ये अक्रिय इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ ही क्यों लिया, आपने कोई दूसरा पदार्थ तो क्यों नहीं लिया, इसी पदार्थ को आप क्यों काम में ले रहे हो। तो इस चीज की यदि हम बात करें कि हमने अक्रिय पदार्थ क्यों लिया तो मैं क्वेश्चन के रूप में लिखता हूं, आपने उतार लिया होगा, मैं इधर वाला मिटा देता हूं। देखें, देखेंगे क्या है अगला पॉइंट। देखें यहाँ पर मैंने लिखा अपने पास में, यहाँ मैंने लिखा अक्रिय इलेक्ट्रोड, अक्रिय
विद्युत अपघट्य पदार्थ के गुण या लक्षण। ये पहली बात। आपने इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल ही क्यों लिया? तो पहली बात क्या है कि आयनिक पदार्थ की जो भी आपने पदार्थ लिया, आप ये ऐसा भी लिख सकते हैं कि पदार्थों की जो भी विद्युत पदार्थ की आयनिक गतिशीलता, इस चीज का मतलब क्या भी बताऊंगा। आयनिक गतिशीलता अर्थात धनायन, इलेक्ट्रोलाइट में कौन कौन होंगे? धनायन व ऋणायन की गतिशीलता समान होनी चाहिए। आयनिक मोबिलिटी बोलते हैं इसे इंग्लिश में। धनायन व ऋणायन की आयनिक गतिशीलता वो समान होनी चाहिए। उस चीज़ का मतलब क्या हुआ? ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये बार बार में कि आयनिक मोबिलिटी है वो इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ की सेम होनी चाहिए। उसका कारण क्या है, आप यहाँ देखें, अच्छे से समझें कि आपने यहाँ मान लो KCl लिया। आपने क्या लिया? KCl लिया। तो KCl किस में टूटा? आप सोचेंगे कि सर यहाँ पूरा आपस में मिक्स हो रहा है। ये आपने KCl लिया। अब ये KCl में से मान लो ये विद्युत अपघट्य पदार्थ में ये तो धनायन हो गया और ये क्या हो गया? ऋणायन हो गया। अब देखो ये जो ऋणायन है ये तो इसकी तरफ मूवमेंट कर रहा है और धनायन है वो कैथोड की तरफ मूवमेंट कर रहा है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि जो आपने इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ लिया है उस इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ की जो आयनिक मूवमेंट है, उसकी जो गतिशीलता है वो इक्वल होनी चाहिए। यदि सर गतिशीलता इक्वल नहीं हुई तो क्या हो जाएगा? यदि गतिशीलता आपस में इक्वल नहीं हुई तो क्या हो जाएगा? होगा ऐसा कुछ कि मान लो दोनों में से एक आयन की गति ज्यादा है और एक की कम है, तो क्या होगा कि मान लो ऋणायन की ज्यादा है तो ये ऋणायन है, ये तो तुरंत भाग के आ जाएगा यहाँ, ये तो तुरंत फटाफट यहाँ पहुंच जाएगा, Zn+2 से क्रिया कर लेगा। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तो तभी एक्सेप्ट करेगा ना जहां इस आयन को जाने देंगे। लेकिन आप तो कह रहे हो ये K+ तो धीरे धीरे चल के आएगा। तो बताओ जब ये इसके इक्वल यहां नहीं पहुंच पाएगा तब तक सेल कार्य नहीं कर सकता। तो मेरे कहने का मतलब है कि आपने जो इलेक्ट्रोलाइटिक पदार्थ लिया है, आपने जो विद्युत अपघट्य पदार्थ लिया है, उसमें उपस्थित पॉजिटिव आयन, धनायन और ऋणायन की आयनिक गतिशीलता है वो समान होनी चाहिए। दूसरा कि सर यही क्यों, आप क्यों कह रहे हो कि यही पदार्थ क्यों ले, अक्रिय ही क्यों ले, आप दूसरा क्यों नहीं ले सकते? आप दूसरे प्रकार का पदार्थ क्यों नहीं ले सकते? तो हम क्या लिखेंगे कि देखो इस बात का मतलब क्या है कि अक्रिय विद्युत अपघट्य में उपस्थित आयन, इसमें उपस्थित आयन अर्ध सेल में उपस्थित आयन से अभिकृत नहीं होना चाहिए, अभिकृत नहीं होना चाहिए। क्यों सर, इस बात का क्या मतलब हुआ आपका? मैं कह रहा हूं अभिकृत तो होगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या हुआ कि आप ये सोचो, देखो आप इस प्रकार की ये उल्टी यू आकार की ट्यूब है, इस उल्टी यू आकार की ट्यूब है, इधर से Cl- आयन आ रहा है और इधर K+ आयन जा रहा है। अब बताओ यहां से Cl- आ रहा है तो अंदर कौन से आयनों के दिखता है? Zn+2 की। कौन से आयनों के दिखता है? Zn+2 की। और ये Zn+2 आयन है, ये Cl- के साथ इंटरेक्ट करके बताओ ZnCl2 बना लेगा। सर क्रिया तो कर रहे हैं, अरे क्रिया कर रहे हैं, लेकिन ZnCl2 है, जिंक क्लोराइड है, वो हाईली सोल्यूबल है और जो पदार्थ जितना ज़्यादा सोल्यूबल रहेगा वो आयनों के अंदर ही डिसोसिएट रहेगा, वो आयनों के अंदर ही क्या रहेगा? डिसोसिएट रहेगा। यहाँ K+ चला गया तो यहाँ K2SO4 बन गया
और K2SO4 बन गया, तो ये भी हाईली सोल्यूबल होने के कारण आयनों में ही डिसोशिएट रहेगा। यानी इसमें आप ऐसा कोई पदार्थ नहीं ले सकते जो इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को चेंज कर दे। अब देखो दूसरी बात कि पहली बात तो ये होगी अपने पास में, दूसरी चीज क्या हो सकती है अपने पास में, दूसरी चीज ये हो सकती है जैसे कुछ ऐसे पदार्थ हैं, जैसे आप एग्जाम्पल के नीचे मैं लिख सकता हूं कि सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ विद्युत अपघट्य के रूप में लवण सेतु में KCl का उपयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्यों? इसका मतलब क्या हुआ? सिल्वर इलेक्ट्रोड के साथ विद्युत अपघट्य के रूप में KCl का उपयोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? इसलिए नहीं कर सकते बेटा क्योंकि इधर अर्ध सेल में तो Ag+ आयन हुए। कौन से आयन हुए? सिल्वर Ag+ आयन हुए। अब बताओ कि आपने इसमें KCl डाल दिया तो इधर तो Cl- आयन आएंगे और इधर Cl- आएंगे तो Ag+ के साथ क्रिया करके AgCl बना लेंगे और AgCl है वो प्रिसिपिटेट बनाता है, अवक्षेप बनाता है, सफ़ेद अवक्षेप बनाता है। तो बताओ ये आयनों में डिसोशिएट नहीं रहा, खुद प्रिसिपिटेट के रूप में, अवक्षेप के रूप में यहाँ जमा हो गया और यदि यहाँ अवक्षेप के रूप में जमा हो गया तो सेल की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब था कि आप इस सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो वो इनर्ट ले रहे हो। क्यों ले रहे हो मैंने समझा दिया। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लेने के पीछे क्या रीजन है? दो रीजन है कि जो आपने विद्युत अपघट्य पदार्थ लिया है उस विद्युत अपघट्य पदार्थ में पाए जाने वाले धनायन और ऋणायन की जो मोबिलिटी है, जो उसकी गमन है, जो उसकी गतिशीलता है, वो आपस में इक्वल होनी चाहिए। और दूसरी बात, इसमें जो आयन्स हैं वो अर्ध सेल में उपस्थित जो पदार्थ है उसके साथ रिएक्ट होकर किसी भी प्रकार का अवक्षेप है वो नहीं बना सकते। तो इस प्रकार से हमने इसके बारे में साल्ट ब्रिज और इसके बारे में पढ़ा। आपके पास में मान लो एक क्वेश्चन आ जाए, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, इस चीज़ को देखेंगे आप। यहाँ जैसे एक क्वेश्चन आ जाए कि सर आप इस क्वेश्चन को कैसे करें सर हम, जैसे आपके पास में कोई इसी सेल से रिएक्टेड से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया आपसे कि आप सर हम इसे कैसे करें। आपके पास में एक क्वेश्चन आ गया, देखना, निकिल Ni+2 Ag सेल निरूपण में उपस्थित अर्ध सेल अभिक्रिया लिखिए। उपस्थित अर्ध सेल अभिक्रिया लिखिए। आपसे ये पूछ लिया, बताओ कल मैंने आपको निरूपण बताया था, ये अर्ध सेल हो गया और ये भी अर्ध सेल हो गया। ये अर्ध सेल कौन सा हो गया? एनोड। ये अर्ध सेल कौन सा हो गया? कैथोड। तो इसमें तो पॉजिटिव जो मेटल है वो अपने मेटल आयन में परिवर्तित होने की टेंडेंसी रखती है। यहाँ मेटल आयन अपने मेटल में परिवर्तित होने की टेंडेंसी रखती है। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ तो इलेक्ट्रॉन छोड़ी जा रहे हैं और यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए जा रहे हैं। तो आप ऐसा लिख सकते हो कि एनोड पे क्या होगा? एनोड पे क्या होगा? कौन सी अभिक्रिया होगी? अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और अर्ध ऑक्सीकरण अभिक्रिया होगी तो निकिल जो सॉलिड अवस्था में है वो कन्वर्ट होके किस में कन्वर्ट हो गया? निकिल +2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड किस में हो गया? कौन सी अभिक्रिया होगी? अर्ध अपचयन अभिक्रिया। बोलो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकालें तो 2Ag+ हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? कितने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए? 2। बताओ किस में कन्वर्ट हो गया? 2H।
तो पर्सन क्या क्या बने, इसकी थ्योरी कहीं भी याद करने की आवश्यकता नहीं है, आपको इस चीज़ का डायग्राम आना चाहिए। आपको सेल के आपको ये पर्सन बोर्ड में आया हुआ है कि गैल्वेनिक सेल के एनोड पर उपस्थित अभिक्रिया को लिखिए। यहाँ गैल्वेनिक सेल के कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया को लिखिए अपने पास में। इस प्रकार से ये अभिक्रियाएं लिख सकते हैं। फिर हमने साल्ट ब्रिज के बारे में पढ़ा कि साल्ट ब्रिज एक्चुअल में होता क्या है, साल्ट ब्रिज है उसके क्या क्या कार्य होते हैं, और साल्ट ब्रिज में लिए जाने वाला इनर्ट इलेक्ट्रोड किसके रूप में काम आता है आपके पास में। तो इस प्रकार से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। इन्हीं सारी बातों के साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम लेके आएंगे नया टॉपिक। तब तक आप पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू एवरीवन।